पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम देशों के विदेश सचिव मंत्री शामिल हुए हैं। भारत समेत 60 से ज्यादा देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। ये बैठक ऑनलाइन हुई थी। हॉर्मुज खोलने के लिए ये बैठक ऑनलाइन हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ब्रिटेन की पहल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ी बैठक हुई है। भारत समेत 60 से ज्यादा देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हॉर्मुज खोलने को लेकर ऑनलाइन ये बैठक हुई है और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस बैठक में शामिल हुए। तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के चलते दुनिया में हाहाकार मचना शुरू हो गया है और अब इसे खुलवाने के लिए दुनिया एक साथ आ रही है। दरअसल अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से हॉर्मुज लगभग बंद है। इस वजह से वैश्विक तेल संकट गहरा गया है और इसे फिर से खुलवाने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन ने 60 से ज्यादा देशों के साथ बैठक की। इसमें भारत भी शामिल हुआ। भारत ने कहा कि इस पूरे संकट का हल सिर्फ बातचीत और शांति से ही निकल सकता है। तो भारत ने सभी देशों से अपील की कि तनाव कम करें और आपसी बातचीत के जरिए रास्ता निकालें। तो मिस्री ने वर्चुअल माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने दुनिया भर के देशों के सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बेरोक-टोक आवाजाही हर देश का हक है, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश सचिव ने चिंता जताई कि इस पूरे संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज से आवागमन का मुद्दा ईरान युद्ध का ही परिणाम है और जब तक लड़ाई जारी रहेगी ये स्थिर नहीं रहेगा। तो इससे पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। ये रास्ता तभी खुलेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएगी। हॉर्मुज पर बैठक हुई है, ऑनलाइन ये बैठक हुई है। 7 देशों ने इसमें भाग लिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कितना तेल सप्लाई होता है, क्यों ये पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो दुनिया के कुल तेल का करीब 20% सप्लाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। पहले भी आपको कई बार ये जानकारी दी कि रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। समुद्री तेल व्यापार का 25% हिस्सा यहां से निकलता है। यहां से माना जाता है 2024 में रोजाना 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां से सप्लाई होता था। 2025 में 20.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहां से सप्लाई होता है। तो मुख्य आयातक देश सऊदी, इराक, यूएई, ईरान और कुवैत है। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तक ये सप्लाई होता है। तो 2026 में ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण इसे बंद कर दिया गया था। 2026 में जो लड़ाई चल रही है वो सभी देख सकते हैं और इसी के चलते यहां पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई होता है। समुद्री तेल व्यापार का 25% हिस्सा यहां से आता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हॉर्मुज से भारत में कितनी सप्लाई होती है? कुल कच्चे तेल आयात का 45 से 50% यहां पर आयात भारत करता है। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% आयात करता है। हॉर्मुज वाले देशों से 50% तेल भारत में आता है और अभी 70% आयात हॉर्मुज के बाहर से करना पड़ रहा है। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, यानी कि इंपोर्ट भारत सबसे ज्यादा करता है कच्चे तेल। तो 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन भारत आयात करता है। कुल कच्चे तेल आयात का 45 से 50% ये है। तो भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% आयात करता है। हॉर्मुज वाले देशों से 50% तेल आता है। तो हॉर्मुज से भारत में कितनी सप्लाई होती है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया। तो चलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बैठक ये हुई है और 60 देश इस बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए थे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है, डिफेंस एक्सपर्ट है सर आपका। और आगे बढ़ते हैं।
सर, ईरान में जो युद्ध जारी है, ईरान अमेरिका का युद्ध लगातार जारी है, स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और इसी बीच महत्वपूर्ण बैठक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर हुई है। 60 देश शामिल हुए। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण बैठक? देखिए, बैठक छोटी हो या बड़ी हो, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया के हित के लिए की गई है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस मामले में तो हम स्वागत करते हैं। अच्छा प्रयास है यकीनन, लेकिन क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? सवाल ये है कि जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पढ़ी जाती। जी। अब इस बैठक के अंदर भी एकीकरण नहीं है, यानी कि ये बैठक हुई, 60 देशों ने इसमें भाग लिया, जी। लेकिन जो स्टेटमेंट साइन किया गया वो जानकारी के मुताबिक केवल 35 देशों ने साइन किया। यानी कि करीब करीब आधे देश ऐसे थे, वो ये कह तो रहे थे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, इसमें ईरान का उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? ईरान यही तो चाहता था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसलिए बंद करूं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आ जाए और मेरा जो युद्ध लड़ने का जो उद्देश्य था ये कि मैं पूरी दुनिया को की अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकूं, ये उसका उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं अमेरिका को ये इसके लिए ठहरा सकूं कि ये अमेरिका की वजह से हुआ। अगर अमेरिका ने अटैक न किया होता तो युद्ध से पहले तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। अच्छा, फिर एक और आर्गुमेंट सामने आता है। वो आर्गुमेंट ये है कि क्या कनाडा में सेंट लॉरेंस सीवे नहीं है जहां पे वो टोल वसूलता है? क्या टर्की में बॉस्फोरस स्टेट नहीं है जहां टर्की टोल वसूलता है? क्या पनामा कनाल में टोल नहीं वसूला जाता? क्या स्वेज कैनाल में टोल नहीं वसूला जाता? और इसलिए मुझे भी ईरान कहेगा कि मुझे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलने की इजाजत दी जाए, तो लोग कहेंगे कि नहीं साहब, वो तो जो है वहां उन्हें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ये तो इंटरनेशनल वाटरवे है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल में जो इसका संकरी एरिया है करीब 30 किलोमीटर का, उसमें 22 किलोमीटर ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और जो शिपिंग लेन है उसका पार्ट ऑफ इट उसमें से गुजरता है, तो उसके ऊपर उसको अधिकार है। मीन्स कुछ अधिकार है भी, कुछ अधिकार नहीं भी है। खैर, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इन देशों ने भाग लिया, इसमें भारत ने भी भाग लिया। सभी देशों ने जिन्होंने भाग लिया उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। इसमें मिलिट्री प्लानर्स भी थे। मिलिट्री प्लानर्स ने कहा कि हाँ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आगे के लिए ठीक रखा जाएगा, खुला रखा जाएगा, मगर कब? युद्ध खत्म हो जाने के बाद। यानी कि कोई मिलिट्री एक्शन के बारे में युद्ध खत्म होने तक इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं किया गया। अब आप ये देखिए कि ये एक अच्छा स्टेप है, हम भी इसको सराहना करते हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आए। बिल्कुल सही कहा आपने त्यागी जी कि ईरान की तरफ से जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, और ईरान तो रिजिड है अपने डिसीजन पर। जहां अमेरिका यहां पर प्रस्ताव देता हुआ नजर आया था 15 बिंदुओं का, तो शर्तें तो ईरान की तरफ से भी रखी गई थी। तो क्या आने वाले दिनों में ये बैठकें देखने को मिल सकती है कि ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी जा रही है और वैश्विक दबाव जो बनता हुआ नजर आ रहा था, जैसे कि आपने बताया कि ईरान यही चाहता था, तो क्या आगे जाकर के इन शर्तों को लेकर बैठकें हो सकती है? क्या ये देखने को मिल सकता है? आप मुझे बताइए, उसकी एक शर्त है कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए। अब कंपनसेशन क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में यूएई, जिनके ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दिया गया, सऊदी अरबिया जिनकी आर्म को सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी थी, ऑयल रिफाइनरी थी, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया, कतर में तो एलएनजी प्लांट पहले दिन ही शायद उसके ऊपर अटैक कर दिया गया था। इनमें जो नुकसान हुआ, अगर ये देश कहने लगे हमें हमारे नुकसान का हर्जाना ईरान से चाहिए, तो क्या ईरान देगा? तो पहले जो उसका कंपनसेशन मांगने वाला एक पॉइंट है
by any stretch of imagination you look at it, you will come to the same conclusion कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा वो कहता है कि पिछले साल बातचीत चल रही थी, अमेरिका ने अटैक कर दिया, इजराइल ने अटैक कर दिया, इस साल भी बातचीत चल रही थी, उन्होंने अटैक कर दिया, लिहाजा मुझे गारंटी मिले कि इसके बाद अटैक नहीं होगा। अच्छा, मान लीजिए गारंटी दे दी जाती है, तो वो गारंटी कभी फुलफिल होती है क्या? अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने गारंटी दी थी कि वो रशिया पे अटैक नहीं करेगा, 2 साल के बाद में वो गारंटी तोड़ दी और अटैक कर दिया। तो फ्यूचर के बारे में कौन दे सकता है गारंटी? हाँ, ये दी जा सकती है गारंटी लिखने के लिए, लेकिन उसका ब्रीच होना इज वेरी लाइकली, क्योंकि फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ये वाली जो शर्तें होती हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं कि फ्यूचर में गारंटी। दूसरे वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर से सैंक्शन हटा दी जाए। ओके, सैंक्शन तो अभी फिलहाल तेल के बारे में अमेरिका ने ऑलरेडी हटा भी दी है। ये वाली शर्तें जो मानी जा सकती है, बशर्ते कि ईरान उन शर्तों को मान ले जो अमेरिका कह रहा है। अब अमेरिका जो शर्त कह रहा है उसमें अब पता नहीं, अब अगर चेंज कर दिया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन 15 शर्तों में ऑलरेडी 15 शर्त ऐसी रखी गई थी कि इसमें से 8-10 शर्तें हटाई जा सकती हैं। मेन शर्त क्या थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जॉइंट कंट्रोल होगा। ईरान ने ये कह दिया कि पर्शियन गल्फ के अंदर कोई बाहर का देश आके यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल करना चाहे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ईरान की शर्तें और अमेरिका की शर्तें, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, माना जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई पत्थर पहली चोट में नहीं टूटता। हाँ, इतिहास उसे याद रखता है जिसने पहली चोट मारी थी। अगर ये कम से कम इन दोनों के ऊपर बात करने के लिए भी एक टेबल पे आ जाए तो ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई रास्ता निकल सकता है। ठीक है, निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। निपुण जी, बैठक हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन के अंदर, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? क्या एनालिसिस है आपका इस बैठक को लेकर, क्या निकल कर आ सकता है इससे? देखिए, अभी त्यागी जी को सुन रहा था मैं, और त्यागी जी अपने अनुभव से काफी विस्तार से चीजों को बताए। मैं देखिए कहूंगा कि हमारी कोशिश ये है, भारत की कोशिश या दुनिया की कोशिश पूरी यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो जल्द से जल्द खुल जाए और जो फ्री नेविगेशन है वो स्टार्ट हो, ताकि दुनिया में जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, समेत भारत भी, वो क्राइसिस क्या हो, आपका रुके, यानी कि वो क्राइसिस समाप्त हो। और जिस प्रकार से अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट को एक तरफ छोड़ दिया है, कह दिया है कि भाई ये मेरा मसला नहीं है, जिसको दिक्कत है वो अपने आप जाके खुलवाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज हैं, उन्हीं की बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉर्मुज स्ट्रेट से जो ट्रेड होता है वो हम एशियन कंट्रीज का ही होता है, चाहे भारत हो, आपका ऑस्ट्रेलिया हो, या जो भी कंट्री इधर के हैं, चीन हो, उन सभी का ही ट्रेड होता है हॉर्मुज स्टेट से। अमेरिका का तो हॉर्मुज स्टेट से कोई ट्रेड होता नहीं है। तो लिहाजा हम लोगों को ही पहल करनी होगी और हम लोगों को ही हॉर्मुज स्टेट को लेकर ईरान से बातचीत करनी होगी। अब ईरान का वही बात है जो ईरान के अभी त्यागी जी बोल रहे थे, कि जो अमेरिका ने बात रखी वही हम सब कंट्रीज रखना चाह रहे हैं। और आपको याद होगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर भी कहा था कि किसी भी तरीके से जो वर्ल्ड का ट्रेड रूट है उसको चोक करना, ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट ऑफ द यूनिटी भी है। आप सोचिए भाई, ठीक है आपका वॉर चल रहा है, हम मानते हैं आपका युद्ध चल रहा है इजराइल का, ईरान का, लेकिन आप अपने वॉर में दुनिया को घसीट रहे हो जी। दुनिया के लिए क्राइसिस क्रिएट कर रहे हो। ये कौन सा लॉजिक वाली बात हुई? कल को अगर हमारा किसी से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता तो हम पूरी दुनिया के लिए ट्रबल क्रिएट कर दें, तो ये तो समस्या बन जाती है ना। तो अब कोई ना कोई रास्ता इस तरह का कि ईरान, हालांकि मुझे लगता है कि आप जानते ही हैं कि ईरान को लेकर भारत, या कल की हम बात करें, ईरान के जो एम्बेसडर उन्होंने कहा भी है कि भारत के किसी भी शिप को किसी तरह का कोई इशू आने वाला नहीं है, ना ही भारत के किसी भी शिप से हम कोई पैसा वसूल करेंगे। भारत को आसानी से आने जाने का हम पास देंगे। लेकिन बात यह कि आप पास दे रहे हैं, कल को बंद कर दें, कल को मना कर दें और एक भय के वातावरण में वहां से शिप्स निकले, वहां पे हमारे जो नाविक हैं वो खोए जाए, तमाम तरह के इश्यूज क्रिएट हो, तो वो चीजें ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं परमानेंट सॉल्यूशन की ओर बढ़ने का प्रयास इसी बैठक के दौरान हुआ। पहले तो बात है कि तेजी से ये खुले, ताकि जो आपका क्रूड ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई
बाधित हुई है, वो अपना एक विधिवत रूप से, यानी कि पहले की तरह वो सुचारू रूप से संचालित हो, सुचारू रूप से चले। पहला तो प्रयास ये है, और उसके बाद बाकी जितनी भी कार्रवाई है उनको भी देखने का प्रयास होगा। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द होमोस्टेट को खुलवाने के लिए क्या क्या पहले हो सकती हैं, उन सब पर बातचीत की गई है। बिल्कुल निपुण जी, लेकिन कुछ ठोस रिजल्ट इस बैठक का अभी तक निकलता हुआ नहीं नजर आएगा। आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। लगातार वॉर सिचुएशन है वो और ज्यादा गंभीर होती जा रही है, लगातार हमले जारी हैं। ईरान अगर नहीं मानता है, वैश्विक दबाव के बाद भी अगर नहीं मानता है, तो आगे फिर क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या आगे क्या कदम ये ग्लोबली इसका देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि ईरान नहीं मानता है, एकदम से तो ईरान नहीं मानेगा, बिल्कुल। क्योंकि ईरान ने काफी लॉसेस सहे हैं, टॉप लीडरशिप को गंवाया है, और तमाम तरह का वो जान रहा है कि जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो होमो स्टेट से ही प्रेशर क्रिएट हुआ है अमेरिका के ऊपर भी। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं से चिंतित हुई है। तो ईरान इतनी इजीली तो मानने वाला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान इतना मूर्ख भी नहीं है कि हम जैसे देशों को नाराज करेगा, हम जैसे देशों की बात को इग्नोर करेगा जिन्होंने इस वॉर के अंदर ईरान से, देखिए, ईरान का अभी मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को अगर भारत अभी ऑफर दे कि हम अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे, तुमसे पहले की तरह हम तेल खरीदेंगे, तुमसे गैसेस लेंगे, तो ईरान मुझे लगता नहीं कि ज्यादा समय लगाने वाला है। कल भी आपको याद होगा रशिया का भी स्टेटमेंट था, और रशिया ने कहा कि हम वॉर को रुकवाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब जब रशिया वो रुकवाने के लिए तैयार, और आप जानते हैं रशिया से हमारे परंपरागत संबंध है, और आपको याद होगा कल ये भी कहा गया रशिया के द्वारा कि अमेरिका ने पूरी कोशिश की है भारत के ऑयल और गैस सप्लाई को रोकने की। आप सोचिए, रशिया इस प्रकार की बात बोल रहा है, तो रशिया ये चाह रहा है कि जो भारत हमसे और ईरान से तेल खरीदता आया है वो खरीदता ही रहे। तो उस, और अगर ये क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो मुझे लगता नहीं कि ईरान नहीं खोलेगा, क्योंकि ईरान ने बहुत लॉसेस सहे हैं, और ईरान चाहेगा कि उन लॉसेस की पूर्ति जल्द से जल्द हो। जिस प्रकार अमेरिका कह रहा है कि स्टोन एज में पहुंचा देंगे, तो स्टेन ओज में पहुंचाने की बात है, यानी कि ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। जी तो जी। ईरान उसकी भरपाई कैसे करेगा? अपने तेल और गैस से ही करेगा। अब भारत जैसे बड़े, आप सोच सकते हैं कि जो बड़ा आयातक कंट्री है, तो उसको आप किसी तरीके से नाराज करना, या जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में तेल खरीदता था ईरान से, जी। उसको आप क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे, तो मुझे लगता है कि ईरान के लिए सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। और ईरान, मुझे लगता नहीं कि भारत की बात को या दुनिया के और देशों की बात को नहीं मानेगा। बस ये है कि वो चाह रहा है कि भाई कल को फ्यूचर में मेरे ऊपर अटैक ना हो, उसकी कोई सिक्योरिटी मेरे को मिल जाए। लेकिन त्यागी जी ने स्पष्ट कर ही दिया, इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती है। बिल्कुल लिहाजा कोई ना कोई सोल्यूशन इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। त्यागी जी, 20% दुनिया का तेल हॉर्मुज से सप्लाई होता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि अगर कहीं ना कहीं समझौता होता है, अगर ईरान मानता है, तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन हो सकता है, फिर चाहे वो बात भारत की हो या तमाम देशों की हो जो आगे आकर के ये समझौता करवाने की या करने की कोशिश करते हैं। अगर ईरान समझौते पे तैयार होता है अपनी कुछ शर्तों पर, तो क्या इसे अमेरिका की जीत माना जाए? क्या कहीं ना कहीं ट्रंप इस चीज का क्रेडिट जो है वो लेते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बैठक अभी ब्रिटेन में हुई? जी नहीं, अमेरिका के लिए तो ये जिम्मेदारी तय की जाएगी कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। पर प्रॉब्लम ये है कि जो 20% की बात हम बार बार कह रहे हैं, ये तो एक एस्पेक्ट है। इसमें से 30% फर्टिलाइजर्स का मूवमेंट भी होता है, इसमें से 30% हीलियम गैस का मूवमेंट भी होता है। अच्छा, अब जो हीलियम गैस है, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि ये आपकी चिप में काम आती है, जो आपका एमआरआई मेडिकल इक्विपमेंट है अस्पतालों में, उसमें काम आती है। तो आप ये समझिए कि कितने रेमिफिकेशंस है। और एक बात कि अगर ये बंद है, और मान लीजिए यहाँ से गुजरने वाली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, अगर उनको ईरान काट देता है, बिल्कुल। तो दुनिया को एकदम घुटने के ऊपर ला सकता है। बिल्कुल। तो इतना इम्पोर्टेंट है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि ईरान ने कहा कि भारत के लिए खोल देगा, भारत के लिए, तो वो आज भी कह रहा है, और बिल्कुल बताया निपुण जी ने सही कि रशिया से बात हुई है, उसने, ईरान के लोगों ने ये कहा है
कि भारत के लोग यहाँ सुरक्षित हैं, भारत के टैंकर्स को हम देंगे। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि अगर आपके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है मगर वो तलवार गिरी नहीं है, केवल लटकी हुई है, तो भी क्या आप चैन में रहेंगे? बस यही स्थिति है कि भारत के लोग सुरक्षित हैं, भारत के टैंकर्स को हम आने जाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे वहां पे टैंकर्स थे, आज भी 18 टैंकर्स वहीं खड़े हुए हैं। अगर वो सुरक्षा होती तो वो 18 दिए जा सकते थे। एक दिन में उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 150 के करीब शिप गुजारे जाते थे। आज एक महीने में उतने शिप गुजारे गए हैं जितने एक दिन में वहां से ट्रांजिट किया करते थे। तो इसे किस तरह की सपोर्ट कहेंगे? इट मीन्स इसका पूरा खुलना जरूरी है। अगर नहीं खुलता है और अगर ईरान की शर्तों को ज्यादा माना जाता है तो क्या गारंटी है कि कल को जो यमन के हूती विद्रोही हैं वो कहेंगे साहब हम तो बाबेल मंडेब के ऊपर भी टोल वसूलेंगे, हम तो वहां से भी नहीं जाने देंगे। आप कैसे मना कर देंगे? क्योंकि बाबेल मंडेब की जो चौड़ाई है वो भी करीब 30-32 किलोमीटर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो मिनिमम चौड़ाई है वो भी करीब 30-32 किलोमीटर है। तो हाउ कैन यू स्टॉप बाबेल मंडेब अगर आप यहाँ पे इल्ड होते हैं तो? जी जी नेशनल वाटर में इसमें सिक्योरिटी काउंसिल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, लेकिन मुसीबत ये है इस दुनिया में 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था तो यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में 5 वीटो पावर इसलिए दी गई थी कि वो दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस को कायम रखेंगी। लेकिन आज उस वीटो पावर की वजह से ही दुनिया के अंदर ये युद्ध हो रहे हैं। मान लीजिए अगर ये प्रपोजल वहां गया तो क्या इसे चीन एक्सेप्ट करेगा? क्या इसे रशिया एक्सेप्ट करेगा? सवाल ही नहीं उठता। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या अमेरिका उससे वीटो नहीं करेगा? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी और निपुण जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा पर अपनी बात रखने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले नजर